हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। और प्रीवियस लेक्चर जो मैंने बताया है इस माइक्रो प्रोसेसर के सीरीज़ में, यानी लेक्चर नंबर 19, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था 8085 के पिन डायग्राम के बारे में, तो आप लोगों ने आई होप वो लेक्चर देख लिया होगा। क्योंकि जो मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको लेक्चर बनाता जा रहा हूँ और अपलोड करता जा रहा हूँ, वैसे ही अगर आप लेक्चर को पढ़ते जाइएगा और फॉलो करते जाइएगा, तभी आपके लिए माइक्रो प्रोसेसर समझना आसान होगा। अदरवाइज़ ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना। तो मेरा सजेशन यही है कि जैसे स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेक्चर अपलोड होता जाए, आप लोग उसको पढ़ते जाइए। उससे जो अटैच टेस्ट है, यानी हर अब लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम जितना भी लेक्चर अपलोड हो उसमें एक टेस्ट भी साथ में अटैच कर दूँ, ताकि आपका बेसिक जो है वो और भी अच्छा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो मेनली बेस्ड है 8085 इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में। तो 8085 का इंस्ट्रक्शन सेट जो है, जो मैंने हम लोगों ने पहले जब फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था माइक्रो प्रोसेसर का, तो उसमें मैंने बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर जो प्रोग्राम किया जाता है वो कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम किया जाता है। यानी कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर हमको माइक्रो प्रोसेसर में फीड करना है तो वो किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो वो लिखाता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। ठीक है, ALP असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को यूज़ किया जाता है किसी भी माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए। ओके, तो ये ALP क्या है, तो ये ALP जो प्रोग्रामिंग है वो किसको यूज़ करता है, मेनली इंस्ट्रक्शन सेट को यूज़ करता है। तो वो इंस्ट्रक्शन सेट कितना था, तो मैंने बोला था कि आपको माइक्रो प्रोसेसर में जो टोटल इंस्ट्रक्शन सेट डिफाइन किया गया है वो कितना है, 74। ओके, तो ये 74 इंस्ट्रक्शन सेट में हर एक इंस्ट्रक्शन का अलग अलग क्या है आपका काम है। यानी कि अगर मुझे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए अलग इंस्ट्रक्शन सेट बनाया हुआ है। अगर हमको लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए अलग इंस्ट्रक्शन सेट बना हुआ है। अगर हमको क्या करना है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना है तो उसके लिए अलग इंस्ट्रक्शन सेट बना हुआ है। और उसी के बेसिस पे पूरे 74 इंस्ट्रक्शन को कई ग्रुप में बांट दिया गया है। जैसे मैं कहूँ ऐड, ओके, तो ऐड क्या करेगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन करेगा जिसमें एडिशन होगा। सब्सट्रैक्ट, तो ये क्या करेगा, सब्सट्रैक्शन करेगा जिसमें क्या होगा, आपको सब मेनली 2 बिट मतलब 2 8 बिट डेटा रहेगा, उसको सब्सट्रैक्ट करेगा और रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में स्टोर करेगा। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन को एक ग्रुप में रख दिया गया और नाम दे दिया गया क्या, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। ओके, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट इसका नाम दे दिया गया। क्लियर। उसी तरह से मैंने कहा कि आपको और ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन, या फिर कहूँ एंड ऑपरेशन करना है, या कहें एक्सॉर ऑपरेशन करना है। ओके, यानी 2 8 बिट डेटा है, ओके, किसी रजिस्टर में स्टोर है और उस पर ये सारा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इस इंस्ट्रक्शन सेट का एक ग्रुप बना दिया गया और उसका नाम दे दिया गया लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट ग्रुप, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट ग्रुप। ओके, तो ऐसा ऐसा क्या हो गया, करीब करीब हम लोग 8 से 10 सेट पढ़ेंगे जिसके अंदर ये सारा 74 इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। क्लियर। तो हम लोग बारी बारी से हर इंस्ट्रक्शन सेट के ग्रुप को स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर जितना भी इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने बोला कि आपको लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट जब स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर जितना भी ऑपरेशन आएगा लॉजिकल इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जैसे और, एंड, नॉर, नैंड, एक्सॉर, एक्सनॉर, तो जो भी आएगा 7 या 6 या 7 आएगा जो, वो सारा का सारा इस ग्रुप के अंदर आ जाएगा। तो वैसे ही हम लोग बारी बारी से एक ग्रुप को स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी इंस्ट्रक्शन होगा उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर का हम लोगों का ये मेन ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब क्या हो गया। सिंपली हमें माइक्रो प्रोसेसर को कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर देना होता है तो क्या हम उसको बोलेंगे कि एडिशन करो तो वो एडिशन कर देगा। अगर हम माइक्रो प्रोसेसर को बाहर से चिल्ला के बोलें एडिशन करो, मुझे ये बिट को जोड़ के दो, तो क्या वो एडिशन करके आपको आंसर तो देगा कि चलो बोला 24 और 32 कुछ बताओ, ये दोनों क्या है, हेक्साडेसिमल है, नंबर है। ओके, और कहा कि इसको ऐड करके रिजल्ट बताओ, तो क्या वो आपको रिजल्ट दे देगा? नहीं। माइक्रो प्रोसेसर आपके वॉइस को नहीं समझता, ना ही आपके राइटिंग को समझता है। वो क्या समझता है, वो सिर्फ एक चीज़ समझता है, वो है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, ALP। ओके, ये ALP किस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, मशीन लैंग्वेज में, जो कि माइक्रो प्रोसेसर का सबसे बेसिक लैंग्वेज है और माइक्रो प्रोसेसर मेनली इसी को फॉलो करता है। ये मशीन लैंग्वेज किस में लिखा होता है, तो ये मशीन लैंग्वेज लिखा होता है हमेशा किस में, बाइनरी में। बाइनरी का मतलब क्या होता है, 0 और 1 में। तो सबसे बेसिक जो बिल्डिंग है, मतलब जब सबसे बेसिक चीज़ है कि माइक्रो प्रोसेसर का जो कोडिंग होता है, जो जिसको माइक्रो प्रोसेसर समझता है, वो किस में उसको दिया जाता है, वो बाइनरी में दिया जाता है। लेकिन ये बाइनरी हम लोग डायरेक्ट फीड नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जितना भी कंप्यूटर में जितना भी जगह आप देखिए कोई भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कोई भी डेटा रिसीव हो रहा है, या कोई एड्रेस है, कुछ भी है, सबको हम लोग हेक्साडेसिमल में यूज़ करेंगे। ओके, हेक्साडेसिमल में क्या होता है, शॉर्टकट हो जाता है, स्पेस कम लेता है। यानी अगर 4, अगर आपको सिंपली कहें 24H लिखा हुआ है, इसको अगर कहेंगे कि बाइनरी में लिखिए तो बाइनरी में क्या हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैं कहूँ 98
कहा जाए इसको बाइनरी में लिखे तो 9 का कितना हो जाएगा 1001, 8 का कितना हो जाएगा 1000। तो ये क्या है, दोनों मिलके 8 बिट स्पेस लेगा। अगर हमको इसको ट्रांसफर करना होगा डेटा बिट लाइन पे तो 8 बिट का स्पेस भी लेगा और 8 डेटा लाइन को भी यूज़ करेगा ना। अगर हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लें, हेक्साडेसिमल में अगर हम इसको कन्वर्ट करके भेज दें तो हेक्साडेसिमल में क्या है, ये काउंट होगा 2 बिट, ओके, जिसको हम बाइनरी में कह रहे हैं 8 बिट कह रहे हैं। क्लियर। तो अभी हम क्या कह रहे हैं, हेक्साडेसिमल का बहुत सारा एडवांटेज है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग को या कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में देना होता है तो वो किस फॉर्म में देते हैं, हेक्साडेसिमल में देते हैं। तो चलिए मैं उसका थोड़ा सा एडवांटेज के बारे में बात कर लेता हूँ, क्यों हम लोग हेक्साडेसिमल में ही सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग बाइनरी को यूज़ कर रहे हैं या डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। हम डेसिमल को भी तो यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, हम लोग डेसिमल को यूज़ ना कर रहे हैं बल्कि बाइनरी को भी फुल्ली यूज़ नहीं कर रहे हैं बल्कि क्या यूज़ कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल को। तो इसका क्या रीज़न है, तो देखिए रीज़न ये है कि सिंपली अगर मैं बात करूं कि अगर आपको 1 से 9 डेसिमल में कितना नंबर आप नंबर सिस्टम को आप यूज़ कर सकते हैं, 1 to 9 या फिर 0 से स्टार्ट करें 0 से 9 तक आप यूज़ करेंगे ना। तो ये अगर कहा जाए कि कंप्यूटर तो सिर्फ एक ही चीज़ समझता है, वो क्या समझता है, बाइनरी को समझता है, और कुछ तो समझता नहीं है, या तो 0 समझेगा या 1 समझेगा, उसके अलावा तो उसको कुछ आप समझाने के लिए हम लोग को डिज़ाइन ही नहीं किए हैं। तो 0 या 1 को जब समझेगा तो हम अगर 9 को कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसा लिखा है 1001, ओके। तो डेसिमल नंबर सिस्टम को अगर हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करते हैं यानी 0 से 9 तक ही अगर फीड करना होता तो हम लोग को 9 को फीड करने के लिए कितना बिट चाहिए होता, 4 बिट। क्लियर। तो अगर मान लीजिए 4 बिट यूज़ करना पड़ रहा है मैक्सिमम, सबसे हाईएस्ट जो नंबर डेसिमल में क्या होता, मान लीजिए 99, मैंने कहा कि 2 बिट का डेसिमल नंबर सिस्टम सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कौन हो सकता है, तो वो जगह 99 होगा। क्लियर, इससे बड़ा तो नहीं होगा। लेकिन अगर पूछें कि 2 बिट का हेक्साडेसिमल नंबर जो सबसे बड़ा होगा वो कितना होगा, वो होगा FFH, यानी FF का मतलब कितना हो गया, ये 16 यानी कितना हो जाएगा 256 मैक्सिमम जाएगा नंबर। यानी इसमें अगर हम लिखना चाहेंगे तो 0 से लेकर 256 नंबर तक टोटल आ जाएगा। और इसको लिखने के लिए हमको कितना बिट चाहिए बाइनरी में, इसको लिखने के लिए कितना बिट चाहिए बाइनरी में, तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिखने के लिए 4 बिट, इसको लिखने के लिए 4 बिट, यानी 8 बिट चाहिए 99 को लिखने के लिए, जो कि सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम का। जबकि हम लोगों को हेक्साडेसिमल में इस FF को लिखने के लिए कितना बिट चाहिए बाइनरी का, यानी कितना बिट में ये FF लिखा जाएगा, तो ये भी क्या लिखा जाएगा 1111, ये 15 हो गया, 1111 ये F हो गया, 4 बिट यहाँ 4 बिट यहाँ, 8 बिट में आपका पूरा 0 से लेके 256, यानी 0 से लेके अगर 255 तक आपको लिखना है तो कितना बिट की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ 8 बिट की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि बाइनरी में 0 से लेके 99 तक अगर आपको लिखना है तब 8 बिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए एक ही चीज़ है, दोनों को लिखने के लिए कितना चाहिए, 8 बिट की ही ज़रूरत है, लेकिन फ़र्क कितना है, एक में हम लोग मैक्सिमम नंबर जो लिख सकते हैं वो 100, यानी 0 से 99 का मतलब क्या होगा 100 नंबर को, लेकिन एक में हम लोग इसी 8 बिट को यूज़ करके कितना नंबर लिख सकते हैं, 0 से लेके 255 यानी 256 नंबर को लिख सकते हैं। तो कितना ज़्यादा नंबर को ये एक बार में कैरी कर रहा है, 156 नंबर क्या होगा ज़्यादा हम लोग लिख सकते हैं, कितना, इसी 8 बिट को यूज़ करके। तो अगर हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल की जगह तो हमारा 156 नंबर कम लिखा था, और क्या होता है, ये वेस्टेज ऑफ डेटा बिट होता है, यानी कि 8 बिट को यूज़ भी कर रहे हैं और हम लोग नंबर सिस्टम जो यूज़ कर रहे हैं मैक्सिमम कितना 99 तक ही लिख पा रहे हैं। उसके आगे लिखेंगे जैसे ही हम एक बढ़ जाएंगे 100, तो 100 के लिए हमको क्या है, 4 बिट यानी कितना हो जाएगा 4 यानी 12 बाइनरी बिट की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो यानी कि इसमें जबकि हमको 256 यानी 255 तक लिखने के लिए सिर्फ 8 बिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन ज़्यादा अच्छा हो गया, कौन बैंडविड्थ कम लेगा, कौन कम खर्चे में चला जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, साइज़ कम हो जाएगा, क्योंकि ये 8 बिट में इतना ज़्यादा नंबर को ट्रांसफ़र करेगा, जबकि ये 8 बिट में सिर्फ और सिर्फ 100 नंबर को ट्रांसफ़र करेगा, जिसकी वजह से क्या है, हम लोग हर जगह पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं कंप्यूटर में। तो ये मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था आप लोग को बताने के लिए, तो मैंने सोचा आज समझा दूँ कि क्यों हम लोग आखिर कंप्यूटर में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से इंस्ट्रक्शन देते हैं, ना कि बाइनरी या डेसिमल डायरेक्ट। मेन तो हमको बाइनरी में ही देना है, लेकिन बाइनरी को हम डायरेक्ट बाइनरी नहीं लिखते हैं, बल्कि हम किस में देते हैं, हेक्साडेसिमल में देते हैं। तो हम लोग वहाँ डेसिमल क्यों नहीं यूज़ किया, ऑक्टल क्यों नहीं यूज़ किया, या अदर नंबर सिस्टम BCD क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि सबसे बड़ा क्या रीज़न था, यही जो अभी मैंने बताया आपको कि हम लोग अगर मान लीजिए 8 बिट में डेसिमल में 0 से 100 ही तक लिख पा रहे हैं, 0 से 99 तक, लेकिन उसी 8 बिट में हम लोग हेक्साडेसिमल में कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं, 0 से लेकर 255 तक लिख सकते हैं। तो ये क्या है, कम स्पेस में ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को कैरी करेगा। क्लियर। चलिए तो हम लोग मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिक थी, इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ। आगे चलता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन सेट की। तो मैंने कहा इंस्ट्रक्शन सेट यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आता, वो क्या समझता है, जब भी कोई भी हमको इंस्ट्रक्शन देना होता है, चाहे एडिशन का, चाहे सब्ट्रैक्शन का, चाहे
मल्टीप्लिकेशन, आप बोलिएगा सर बार बार आप सिर्फ यही बोलते हैं कि यही ऑपरेशन चलता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। नहीं, ये तो मैं बेसिक बताता हूँ जो आप जानते हैं। अगर मैं डायरेक्ट बोलना शुरू करूँ लॉजिकल ऑपरेशन, तो लॉजिकल ऑपरेशन बहुत से लोग आप लोग जानते ही नहीं है। तो लॉजिकल ऑपरेशन ना बोल के मैं बेसिक चलता हूँ, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जो आप समझ पाएँ इसी के लिए। तो जब हमको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, यानी इंस्ट्रक्शन किसी भी माइक्रोप्रोसेसर को देना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्शन सेट बनाते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब एक लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिखते हैं कि ये यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे खत्म हो गया प्रोग्रामिंग। तो ये सारा प्रोग्रामिंग का हर स्टेप किस लैंग्वेज में लिखा होता है, तो ये लिखा होता है कि इसमें इंस्ट्रक्शन सेट जो किसमें लिखा होता है, ALP, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। और ये किसको यूज़ करता है, ये बेसिक इंस्ट्रक्शन सेट को यूज़ करता है। बेसिक इंस्ट्रक्शन सेट जो टोटल कितना है, 74। इसको हम लोग क्या किया है, ग्रुप में बांट दिया है। जैसे मैंने बोला कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को अलग कर दिया, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन का सेट अलग कर दिया, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन का सेट अलग कर दिया। तो उस बेसिस पे हम लोग इसको क्या किया है, ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। तो हम लोग बारी बारी से हर एक ग्रुप को पढ़ेंगे और डिटेल में जानेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है, एन इंस्ट्रक्शन इज ए कमांड टू द माइक्रोप्रोसेसर टू परफॉर्म गिवन टास्क ऑन ए स्पेसिफिक डेटा। सिंपली कह सकते हैं क्या इंस्ट्रक्शन होता क्या है कि माइक्रोप्रोसेसर से हमें कोई भी काम अगर करवाना होता है, कोई भी टास्क अगर परफॉर्म करवाना होता है, तो हम लोग जो कमांड अपना देते हैं माइक्रोप्रोसेसर को, वो किस फॉर्म में देते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में देते हैं। और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जब फॉर्म हो जाता है तो उसको कहते हैं ALP, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। जब एक कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिल जाता है माइक्रोप्रोसेसर को, जो एक कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, मतलब एक कंप्लीट टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या किया हम लोग, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या किया, माइक्रोप्रोसेसर को दिया। तो ये कंप्लीट सेट क्या कहलाएगा, ALP कहलाएगा। ओके, आगे चलते हैं। ईच इंस्ट्रक्शन हैज 2 पार्ट, यानी कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है, कोई भी इंस्ट्रक्शन हम लोग लिख रहे हैं तो उसमें 2 पार्ट होता है। एक को फर्स्ट पार्ट को कहते हैं ऑपकोड, ओके, और दूसरे पार्ट को कहते हैं ऑपरेंड। याद रखिएगा, पहला पार्ट को क्या कहते हैं, ऑपकोड, और दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं, ऑपरेंड। जैसे मैं कहूं ऐड B सपोज, या फिर मैं कहूं ऐड 21H। इसका मतलब ये हुआ कि ये 21 जो 8 बिट डेटा है, इसको ऐड कीजिए किसके साथ, एक्यूमुलेटर जो कि इस ऑपरेंड के ऑपकोड के अंदर छिपा हुआ है, इसके साथ इसको ऐड कीजिए और रिजल्ट को फिर ले आके क्या कीजिए, एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दीजिए। तो सिंपली मैंने कहा कि एक बेसिक इंस्ट्रक्शन कैसे परफॉर्म होता है। देखिए, आपसे अगर बोला जाए कोई और लैंग्वेज, जैसे आप लोग अगर C पढ़े होंगे या फिर C लैंग्वेज सीख रहे होंगे कहीं, तो उसमें आपको कहा जाए इसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे कहा जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं एक ब्लैंक पेज पे और उसके बाद इसको देखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा। सिंपल मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ आया हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि एक ALP असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में लिख रहा हूँ, ठीक है, और इस प्रोग्रामिंग के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, एक ऐड करना चाहता हूँ, यानी एक सिंपल सा एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, ऐड B। जबकि मुझे पता है कि एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा बिट है वो स्टोर है 24H, और B के अंदर यानी B रजिस्टर के अंदर जो डेटा बिट स्टोर है वो है 36H या 34H। ओके, 36 ही रहने देते ताकि आपको कुछ और भी कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएगा। ओके, 36H ये है। और मैंने क्या किया पहले, तो इससे पहले यानी इस इंस्ट्रक्शन से पहले इन दोनों को हमको रजिस्टर में स्टोर करना होगा, यानी एक्यूमुलेटर के अंदर ये स्टोर करना होगा और B के अंदर ये स्टोर करना होगा। तो ये स्टोर करने के लिए जो कमांड होता है वो होता है मूव कमांड होता है। मूव का मतलब ये होता है, जैसे मैंने कहा मूव 24H। इसका मतलब ये हुआ कि 24H डेटा को उठाइए, कॉपी कीजिए और कॉपी करके कहाँ ले जाइए, मूव। यानी मूव क्या है, ये एक ऑपकोड है। और ये क्या होता है, सबसे पहले क्या मैंने क्या, एक इंस्ट्रक्शन के अंदर 2 पार्ट होता है, एक को कहते हैं ऑपकोड और दूसरे को कहते हैं ऑपरेंड। अगर इसमें देखेंगे तो ऑपरेंड कितना है, एक ही ऑपरेंड है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑपकोड और 2 ऑपरेंड हो। ठीक है, तो यहाँ क्या है, तो इसका पहला ऑपरेंड कहाँ है, बाय डिफॉल्ट पहला ऑपरेंड जो होता है इस ऑपकोड के अंदर रहता है, जो कि एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होता है। ओके, तो आपको इस इंस्ट्रक्शन में क्या कहा जा रहा है, पहला काम कि मूव कीजिए किसको, 24 को एक्यूमुलेटर के अंदर ले आकर मूव कीजिए। यानी 24H जो डेटा है उसको कॉपी कीजिए और A के अंदर ले आकर पेस्ट कर दीजिए। तो सिंपली क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A के अंदर क्या चला जाएगा, इस इंस्ट्रक्शन के बाद 24 जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से दूसरा इंस्ट्रक्शन मैंने लिखा मूव। ठीक है, क्या लिखा, B का वैल्यू यानी B में मूव कराना है, तो मैंने लिखा मूव B 36H। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 ऑपरेंड है। जब 2 ऑपरेंड होता है तो आपको एक्यूमुलेटर में नहीं मूव कराना होता है, बल्कि आपको जो रजिस्टर दिया हुआ उसके अंदर मूव कराना होता है। जैसे इस इंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया कि 36 को कॉपी कीजिए और ले जाके B रजिस्टर के अंदर डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑपरेंड है। अगर यही चीज़ ऐसा सिर्फ रहता, सपोज ये ऐसा रहता मूव, ठीक है, B, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑपरेंड है B, दूसरा ऑपरेंड तो है नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि B के अंदर जो डेटा है उसको उठाइए और एक्यूमुलेटर के अंदर डाल दीजिए। तो जब एक ऑपरेंड होता है
तो दूसरा ऑपरेंड कौन होता है? बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर होता है, जो ऑपकोड के अंदर हिडन होता है, ठीक है। लेकिन अगर दो ऑपरेंड अगर दिया हुआ है जैसे बी सी, बी कॉमा सी, तो मतलब ये हो गया कि आपको एक्यूमुलेटर को नहीं लेना, बल्कि सी यानी सेकंड वाले ऑपरेंड का वैल्यू को उठाना है और फर्स्ट वाले ऑपरेंड में ले कॉपी कर देना। ये इस इंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया। तो पहला, सबसे पहला ऐड इंस्ट्रक्शन अगर करना है ऐड बी, तो इससे पहले क्या करना पड़ेगा? इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ कि हमको ए एक्यूमुलेटर को बी के साथ, यानी एक्यूमुलेटर के अंदर जो 8 बिट डेटा है उसको बी रजिस्टर में जो 8 बिट डेटा है, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद रिजल्ट को कहीं स्टोर करना होगा ना, तो इसके रिजल्ट को ले जाके फिर से एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देना। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ ये। क्लियर? तो चलते हैं हम लोग। इस इंस्ट्रक्शन को जब परफॉर्म होगा तो क्या हो जाएगा? रिजल्ट एक्यूमुलेटर के अंदर क्या रिजल्ट स्टोर होगा? तो एक्यूमुलेटर के अंदर रिजल्ट जो स्टोर होगा, पहला ए का वैल्यू कितना है? 24 है। बी का वैल्यू कितना है? 36 है। ये रजिस्टर है, ये दोनों क्या है? 8 बिट रजिस्टर है। क्लियर? अब क्या है, इन दोनों को ऐड करेगा, 6 4 क्या हो जाएगा? 10। क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है तो 10 को हेक्साडेसिमल में लिखते हैं ए। ऐसा ना लिखिएगा 10 के 0 हासिल एक, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। वो डिसिमल में होता है, यहाँ क्या है, ये डेटा हेक्साडेसिमल में है, तो 4 और 6 होगा तो 10 होगा। 10 को क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में? ए लिखते हैं, इसलिए यहाँ ए लिखाएगा। और 2 3 क्या हो जाएगा? 5, तो ये हो जाएगा 5AH। एच बार बार इसीलिए लिखते हैं इंडिकेट करने के लिए कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। क्लियर? तो जितना भी इंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो भी डेटा बिट होगा या एड्रेस होगा, सारा का सारा हेक्साडेसिमल में होगा, ये याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ओके, कभी भी डिसिमल मत घुसाइएगा, ऑक्टल और ये सब मत घुसाइएगा इसके अंदर। बाय डिफॉल्ट क्या होगा? डिसिमल होगा, सॉरी बाय डिफॉल्ट क्या होगा? हेक्साडेसिमल होगा। तो देखिए ये क्या आया? रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर के अंदर ले जाके स्टोर होगा। तो बताइए इस ए और इस ए में क्या डिफरेंस है? यहाँ भी ए लिखा हुआ है, यहाँ भी है। ये ए जो है हेक्साडेसिमल का नंबर सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है, 10 वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, जबकि ये वाला ए जो है ये रजिस्टर को इंडिकेट कर रहा है। ये रजिस्टर का नाम है जो कि 8 बिट रजिस्टर है। किसका? ये माइक्रो प्रोसेसर का सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर 8 बिट एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो ये क्या है? स्पेस है जहां पे ये डेटा जाके स्टोर होगा, जबकि ये वाला ये क्या है? डेटा है। क्लियर? इना की एक ही समझ लीजिएगा। ये सारा फर्क मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बार बार ये रिपीट होगा, हर इंस्ट्रक्शन में ये सारा कुछ आएगा। ओके, तो चलिए ये मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताया कि अगर हमको 2 बिट को ऐड करना होता है तो पहले क्या करना होता है? जिस रजिस्टर में वो दोनों बिट रखा हुआ होता है तो पहले क्या करता है, अगर रखा हुआ नहीं है तो हम लोग उसको क्या करते हैं? ले जाके उस रजिस्टर में रख देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें आगे चल के। देखिए ऑपकोड और ऑपरेंड के बारे में हम लोग बात किया था। क्लियर? तो ये ऑपकोड क्या था? सिंपल बताया कि कोई भी इंस्ट्रक्शन सेट जब आप लिख रहे हैं तो सबसे पहला वाला जो होता है, जैसे मैंने लिखा अभी ऐड बी, तो इसमें ये क्या है? ये ऑपकोड है और ये क्या है? ऑपरेंड है। इसमें एक ही ऑपरेंड है तो आपका अदर ऑपरेंड सेकंड मतलब फर्स्ट वाला ऑपरेंड, ये तो सेकंड ऑपरेंड हो गया ना। जब भी देखेंगे एक ही ऑपरेंड है तो मतलब उससे पहले एक और ऑपरेंड होगा जो किसमें स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर के अंदर होगा। और एक्यूमुलेटर कहाँ होगा? ये ऑपकोड में छिपा रहता, समझिए, ठीक है। तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं? सिंपली एक ऑपरेंड, अगर मैं लिख दूं बी कॉमा सी तो मतलब फर्स्ट ऑपरेंड ये हो जाएगा, सेकंड अभी ये हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं, ऑपकोड होता है और दूसरा क्या होता है? ऑपरेंड होता है। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ बाइट टेकन बाय एनी इंस्ट्रक्शन टू बी रिटन इन द मेमोरी इज नोन एज इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज। कह रहा है कोई भी इंस्ट्रक्शन कितने बिट का होगा या कितने बाइट का होगा। तो हमेशा याद रखिएगा इंस्ट्रक्शन जो होता है मिनिमम 1 बाइट का हो सकता है, यानी कोई भी इंस्ट्रक्शन मिनिमम 1 बाइट का हो सकता है, 2 बाइट का हो सकता है या फिर 3 बाइट का हो सकता है। तीनों में से कोई एक होगा, 1 बाइट, 2 बाइट या फिर 3 बाइट। अगर हम बात करेंगे 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन कैसा होगा? सिंपली देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया कि इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी इंस्ट्रक्शन को 3 तरह से क्लासिफाई किया जाता है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। और साथ में क्या होता है? एड्रेस ऑफ मेमोरी होता है और एड्रेस ऑफ इनपुट और आउटपुट होता है, डिवाइस होता है। तो देखिए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन का एक एग्जांपल अगर हम लोग लिखें तो क्या होगा? जैसे हम लिखा है CMA, एक इंस्ट्रक्शन है माइक्रो प्रोसेसर का, इसका नाम है कंप्लीमेंट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, यानी एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा है उसको कंप्लीमेंट कर दीजिए। तो इसके अंदर इसके बाद क्या है? ना कोई भी ऑपरेंड नहीं है, बिना ऑपरेंड के है। तो ऐसा इंस्ट्रक्शन जिसमें सिर्फ ऑपकोड हो, कोई ऑपरेंड ना हो, तो वैसा इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? आपको 1 बाइट इंस्ट्रक्शन कहलाता है। क्लियर? या फिर दूसरा ये हो सकता है कि अगर इंस्ट्रक्शन है यानी ऑपकोड है और ऑपरेंड भी है, लेकिन ऑपरेंड में कोई डेटा नहीं दिया हुआ बल्कि रजिस्टर दिया हुआ है, जैसे बी रजिस्टर का नाम दिया हुआ है, ठीक है, या फिर आपको सी दिया या डी दिया, कोई भी रजिस्टर का नाम दे दिया। तो अगर रजिस्टर का नाम दिया हुआ है या रजिस्टर पेयर का नाम दिया हुआ है तो ये सारा इंस्ट्रक्शन 1 बाइट इंस्ट्रक्शन कहलाएगा, ठीक है। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन कौन कहलाएगा?
तो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा इंस्ट्रक्शन जिसमें आपको ऑपकोड भी हो, जैसे मैंने लिखा ऐड, और साथ में ऑपरेंड में क्या हो कि एक 8 बिट डेटा हो या एक 8 बिट एड्रेस हो। ठीक है, तो एड्रेस क्या होता है, एड्रेस भी दो तरह का होता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ, एड्रेस दो तरह का होता है। एक को कहते हैं मेमोरी का एड्रेस जो कि हमेशा 16 बिट का होगा, और एक होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस का एड्रेस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस जब हम लोग पेरिफेरल के फॉर्म में माइक्रो प्रोसेसर कनेक्ट करेंगे तो उसका एड्रेस हमेशा 8 बिट का होगा। तो ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि एड्रेस हमेशा 16 बिट का होता है। जब भी 16 बिट का एड्रेस के बारे में बात करेंगे तो वो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा, ना कि आपका इनपुट आउटपुट का। जब हम इनपुट आउटपुट डिवाइस के एड्रेस के बारे में बात करेंगे तो वो 8 बिट का होगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखा ऐड 24H। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेटा है डायरेक्ट दिया हुआ ऑपरेंड में, डायरेक्ट आपको 8 बिट का डेटा दिया हुआ है, यानी 1 बाइट का एक डेटा दिया हुआ है, क्लियर। और एक बाइट हमेशा बाय डिफॉल्ट किसका होता है, ऑपकोड का होता है। 1 बाइट ऑपकोड का हो गया और ऑलरेडी एक 1 बाइट डेटा दिया हुआ है। तो अब ये दोनों जब कंबाइन होगा तो ये इंस्ट्रक्शन कितना बाइट का हो जाएगा, 1 बाइट इसका और 1 बाइट इसका, टोटल कितना हो जाएगा 2 बाइट, क्लियर। तो याद रखिएगा कि जब भी हमको क्या कहेंगे, ऐसा इंस्ट्रक्शन सेट लिखेंगे जिसमें एक ऑपकोड होगा, एक ऑपरेंड होगा, और ऑपरेंड में क्या होना चाहिए, रजिस्टर या रजिस्टर पेयर का नाम नहीं होना चाहिए बल्कि डायरेक्ट 8 बिट डेटा होना चाहिए, क्लियर। तब ऐसा इंस्ट्रक्शन कहलाएगा आपको 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। अगर 3 बाइट इंस्ट्रक्शन की उसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो वो क्या हो जाएगा, एक ऑपकोड होगा। ठीक है, मैंने कहा ऐड, या फिर मैं कहूँ सीधे मूव ही का चलता हूँ। ठीक है, मूव, चलिए एक मैं लिख देता हूँ और उसके बाद इंस्ट्रक्शन को देख लेता हूँ। जैसे मैंने कहा मूव, मूव कराइए, किसको मूव कराना है भाई, तो आपको BC, ओके, यहाँ पे एक मैंने लिख दिया 1001H। मैंने कहा इस, ये क्या 1001H हेक्साडेसिमल ये है, तो हेक्साडेसिमल क्या हो गया, ये एड्रेस ऑफ मेमोरी हो गया। तो कहा जा रहा है कि इस मेमोरी के एड्रेस पे जो डेटा रखा हुआ है, जो डेटा रखा हुआ है उसको मूव कराइए B में, उसको मूव कराइए B में। तो यहाँ क्लियरली आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये कितना बिट का डेटा है, तो 16 बिट हो गया, क्योंकि 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 4 तो दिखाई दे रहा है, तो ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। तो जब भी बात करेंगे तो 16 बिट जो एड्रेस होता है वो कितना बाइट हुआ, 2 बाइट हुआ। तो ये 2 बाइट हो गया, ये ऑपरेंड 2 बाइट का हो गया। इसके लिए क्या है, नाम जब होता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि अगर रजिस्टर का नाम है तो वो क्या साइज क्या होता है उसका 0 बाइट, लेकिन ऑपकोड का साइज जो होता है वो 1 बाइट फिक्स है। तो 1 बाइट यहाँ और 2 बाइट इसमें, तो कितना हो गया टोटल 1 + 2 दैट इज 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो ऐसा इंस्ट्रक्शन जिसमें क्या हो, ऑपकोड हो, और ऑपरेंड में क्या हो आपका 16 बिट डेटा हो या 16 बिट एड्रेस हो। ठीक है, 16 बिट डेटा हो या 16 बिट एड्रेस प्रेजेंट हो, तो उस तरह के इंस्ट्रक्शन को हम लोग कहेंगे क्या, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, क्लियर। आगे चलें, तो यही चीज़ को मैंने यहाँ शीट चार्ट में बना के दिखाया है। देखिए इस चार्ट को ध्यान से देखिए, मैंने इसी को सेपरेट करके बना दिया है। क्या कि अगर मान लीजिए आपका ऑपरेंड जो हो, ऑपरेंड में यानी कि पहला तो ऑपकोड होगा, जैसे मैंने कहा क्या ऐड के साथ आपका क्या, पहला तो ये ऑपकोड हो गया, लेकिन उसके बाद लिखा दिया बी मतलब रजिस्टर। तो अगर इस तरह का इंस्ट्रक्शन है जिसमें ऑपकोड के साथ कोई रजिस्टर का नाम है, तो इस तरह का इंस्ट्रक्शन कितना बाइट इंस्ट्रक्शन होगा, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर का नाम है, कोई डेटा नहीं है। उसी तरह से अगर रजिस्टर के नाम की जगह रजिस्टर पेयर भी लगा दिया जाए, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने ऐड को लिखा HL, क्लियर। तो यहाँ HL क्या है, एक रजिस्टर पेयर है, तो इसका भी यहाँ पे नाम है। तो जब रजिस्टर का नाम हो या रजिस्टर पेयर का नाम हो तब भी क्या होगा, वो 1 बाइट होगा। या फिर कोई ऑपरेंड ना हो, कोई ऑपरेंड ना हो मतलब जैसे कैसे हो गया, CM है, इसके आगे कोई ऑपरेंड ना है, कोई भी ऑपरेंड नहीं, ऑपरेंड 0, तो सिर्फ ऑपकोड है, तो ये इस तरह का भी इंस्ट्रक्शन क्या कहलाएगा, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। तो ये तीनों 1 बाइट इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। ठीक उसी तरह से क्या होगा, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन कौन कराएगा, तो ऑपरेंड में अगर 8 बिट डेटा हो या 8 बिट एड्रेस हो, 8 बिट एड्रेस किसका होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस का एड्रेस जो होता है वो 8 बिट का होता है, अभी मैंने बताया। तो 8 बिट डेटा कैसा होगा, जैसे इसका इंस्ट्रक्शन क्या, एक एग्जांपल ले लें हम लोग, ऐड 24H। इसका मतलब हो गया 24 जो 8 बिट डेटा है इसको एक्यूमुलेटर में ऐड कीजिए और ऐड करके उसके रिजल्ट को फिर एक्यूमुलेटर में स्टोर कीजिए। तो यहाँ क्या है, ऑपरेंड में आपको एक 8 बिट डेटा दिया हुआ है, तो जब भी 8 बिट डेटा दिया रहेगा तो मतलब ये 1 बाइट को कैरी करेगा, और आपका ऑपकोड क्या हो गया, ये भी 1 बाइट का हो गया, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 2 बाइट। तो इस तरह का इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, जिसमें 8 बिट डेटा हो ऑपरेंड में या 8 बिट एड्रेस दिया हुआ हो, तो ऐसा इंस्ट्रक्शन सेट 2 बाइट इंस्ट्रक्शन सेट कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं 3 बाइट। तो 3 बाइट में क्या हो जाएगा, 16 बिट डेटा हो या 16 बिट का एड्रेस हो, यानी यहाँ 8 बिट था ना, अब क्या हो जाए, यहाँ पे अगर मान लीजिए दे दिया मैंने 100001H, तो ये क्या है, 16 बिट डेटा है, या फिर हम कह सकते हैं 2 बाइट का है, तो ये कहलाएगा क्या, 2 बाइट यहाँ, और इसके आगे जो ऑपकोड रहेगा वो ऑपकोड का 1 बाइट हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 बाइट।
क्लियर। तो ये सारा मैंने एग्जांपल देख के आपको पहले समझा दिया, इसी को मैंने यहाँ पे टेबल में बना के आपके मेमोराइजेशन के लिए, मतलब आप देख के इसको एक बार में समझ सकें, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के आपको दिखा दिया है। ठीक है, आगे बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला आते हैं ग्रुप के बारे में। तो कौन सा है, सबसे पहला हम लोग को इंस्ट्रक्शन सेट जो पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन सेट का जो ग्रुप पढ़ना है वो है क्या, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। मैंने बोला था ना कि सारे 74 इंस्ट्रक्शन को क्या किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। तो जो पहला ग्रुप है जिसका नाम है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, तीसरा पढ़ेंगे लॉजिकल, वैसे ही पढ़ते जाएंगे बारी बारी से। तो अभी हम लोग आते हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होता क्या है और ये कैसे परफॉर्म करता है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से कैरी करते हैं, क्योंकि अभी बोलते बोलते जो हो गया ना, काफ़ी कुछ मैंने डिटेल में समझा दिया। इस वीडियो लेक्चर को लंबा नहीं करते हैं, बल्कि यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।